नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमय संस्कृत चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी से हमने संधि प्रकरण शुरू किया हुआ था। बीच में थोड़ा सा विराम हो गया था। संधि प्रकरण पढ़ने का जो क्रम था हमारा, हमने विराम दे दिया था उसको। अब फिर से हम वही रूटीन रखेंगे जो आप अपने नोट्स बनाते चल रहे थे, वो आप फिर से अपने नोट्स बनाने शुरू करें। लास्ट हमारा जो सूत्र था वो था हे नपरे नहवा। परीक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने यह विराम दिया था। अब मैं उम्मीद करती हूँ फिर से आप अपना जो रूटीन था पढ़ने का वही रखेंगे और अपने संस्कृत सब्जेक्ट पर फुल कमांड करेंगे। ये नहीं कि हमने परीक्षा दे दी है तो वहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया, भाई परीक्षा हमारी अच्छी हो गई है तो हम छोड़ देंगे इसको। नहीं, हमें अपने सब्जेक्ट पर फुल कमांड रखनी है। एक एक टॉपिक हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हल संधि के कुछ सूत्र हमने जान लिए थे। लास्ट सूत्र था हमारा हे नपरे नहवा। उससे अगले वाला सूत्र आज हम देखेंगे। उससे अगला सूत्र है आद्यंतौ टकितौ। यह आपके अष्टाध्यायी ग्रंथ से पहले अध्याय के पहले पाद का 46वां सूत्र है। आद्यंतौ टकितौ। इस सूत्र को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि यह सूत्र कौन सा है। यह सूत्र है परिभाषा सूत्र, जो कि हम पिछली वीडियोस में भी हमने यह जाना था कि परिभाषा सूत्र कौन से होते हैं। परिभाषा सूत्र उन विशेष सूत्रों को कहते हैं जो खुद अपने सूत्रों का नियमन नहीं करते, बल्कि अन्य सूत्रों के विधान का नियमन करते हैं। अन्य सूत्रों में जो विधान होता है उनको नियमित करते हैं। अनियमेन यमकारिणी परिभाषा, अर्थात कुछ नियम ऐसे हो जाते हैं जो कि जिन नियमों से हमें यह पता नहीं लगता कि हम क्या करें और क्या ना करें। एक द्वंद्व हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो उस द्वंद्व को नियमित करने के लिए, उन सूत्रों के विधान को नियमित करने के लिए हमें परिभाषा सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हें ही हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। अब देखिए परिभाषा सूत्र आद्यंतो टकितो। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, आप जान गए होंगे। जैसे राम है रामो, बालक है बालको, उसी प्रकार से आद्यंतो और टकितो में प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। आद्यंतो टकितो, इसको हम संस्कृत में परिभाषित करें तो टित कितो यस्य उक्तो तस्य कर्मधारक अंत अवयव स्तः। अर्थात टित और कित जिसको उक्त है, कहा गया है। टित और कित जिसको कहा गया है, किसको? तस्य उसके, क्रमात् क्रमशः, आद्यंत आदि और अंत अवयव है, स्तः द्विवचन है, यानी कि दो के लिए यहाँ पर बोला गया है। कित जहाँ पर टकार की इत संज्ञा होती है और कित जहाँ पर ककार की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा के बारे में हम पहले वीडियोस में जान चुके हैं और हमें बताने की कोई आवश्यकता दोबारा से नहीं है। आद्यंतो और टकितो। आद्यंतो आदिश्च अंतश्च इति आद्यंतो। आदि और अंत यह क्या है? आद्यंतो है, इतरेतर द्वंद्व समास है। इसमें समास आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, द्वंद्व समास भी पढ़ा होगा। जैसे आपने पितरों का समास विग्रह किया होगा, माता च पिता च, उसी प्रकार से आद्यंतो आदिश्च अंतश्च। उसके बाद टकितो, टश्च कश्च इति टकितो। टकौ इतो ययोः तौ टकितो, कि इसमें द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास का भी आप विग्रह करते हैं, तो यहाँ पर टकितो का इन्होंने विग्रह किया, तो टकौ इतो ययोः तौ टकितो। जहाँ पर टकार की इत संज्ञा होती है वहां पर क्या होता है? टित होता है। जहाँ पर ककार की इत संज्ञा होती है वहां पर क्या होता है? ककार होता है, कित होता है, सॉरी। तो यहाँ पर टित और कित के उदाहरण इन्होंने दिए हुए हैं। टित के उदाहरण है जैसे अट, इट या सुट, सुट, सीट आदि टित आगम है। और कित उदाहरण में पुक, तुक, शुक आदि कित आगम है। आगम और आदेश के बारे में भी हमने जाना था पिछली वीडियोस में। हम फिर से रिवाइज करते हैं। आगम, सिर्फ हम यहाँ पर आगम की बात करें तो आगम क्या होता है? आगम होता है मित्रवत और आदेश क्या होता है? शत्रुवत। मित्रवत आगम क्यों कहा गया है इसको?
क्योंकि आगम जो है कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, इसमें कोई विशेष व्यवधान वाली बात नहीं होती, आगम कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, इसलिए इसको मित्रवत, मित्र की जैसे, कहीं भी एडजस्ट हो जाना, मित्र के जैसे, ठीक है, तो मित्रवत होता है ये आगम। तो टित और टित के उदाहरण है और कित के उदाहरण है। षष्ठी निर्दिष्ट कित आगम आदि भवती कित आगम हो अंतर्भवती, यह हम जान चुके हैं। लेकिन षष्ठी निर्दिष्ट है, जब आगम की बात आ रही है तो षष्ठी निर्दिष्ट करती है क्या, टित आगम आदि में होगा और कित आगम क्या होगा, अंत में होगा। हम छोटी सी टेबल के माध्यम से इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसकी हमने परिभाषा जान ली है, कुछ उदाहरण जान लिए हैं, इसको हम टेबल के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि टित और कित क्या है, टित कित कहाँ प्रयोग होंगे, किन उदाहरणों के माध्यम से हम किस प्रकार से इसको स्पष्ट करेंगे। अब जैसे हमने टकितो में क्या है, टित और कित, यह जाने कि सबसे पहले क्या है, टित है और बाद में क्या है, कित है। उसी प्रकार से आद्यंतो, आदि और अंत। अब इससे हमें यह पता लगता है कि आदि में क्या होगा, टित होगा और अंत में क्या होगा, कित होगा। इसी प्रकार से कि टित आदि में यानी कि पहले लगेगा और कित जो है अंत में लगेगा। अब यहाँ पर द्वंद यह होता है कि आदि और अंत क्या है और कहाँ किस प्रकार से लगेंगे, यह हम उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। उससे पहले हम इस सूत्र के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि ननो कुक टुक शरी, न कार को कुक आगम होगा, न कार को क्या होगा, कुक आगम होगा, और कुक ये रहा, कुक आगम होगा, और न कार को क्या होगा, टुक आगम होगा। लेकिन कब होगा, शर प्रत्याहार परे होने पर, ठीक है, शर प्रत्याहार परे होने पर कुक और टुक आगम होगा। कुक कहाँ पर, नकार में, और टुक नकार में होगा। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम टित के उदाहरण को लेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था अट, इट, यासुट, सुट, सियुट आदि टित आगम है। यहाँ पर ट की इत संज्ञा हो जाती है, ई बच जाता है, ठीक है। ट की इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से लोप हो जाता है, फिर क्या बच जाता है, ई बच जाता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम पहले इसके ही उदाहरण लेंगे। जैसे हम उदाहरण लिखेंगे यहाँ पर, पठ धन कत्वा। हमने छोटी क्लासेज में यह जाना था कि पठ धातु धन कत्वा प्रत्यय से क्या बनेगा, पठित्वा बनेगा, यह हम जान चुके हैं। लेकिन पठित्वा किस प्रकार से बनेगा यह हमें नहीं पता, इसका बेस क्या है, किस प्रकार से यह पठित्वा बना। देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, उपदेशे अच अनुनासिकी, यह सूत्र पढ़ा था। उपदेशे अच अनुनासिक के सूत्र क्या करता है, अनुनासिक की इत संज्ञा करता है। तो यहाँ पर अनुनासिक है, इसकी क्या होगी, इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा होने के बाद क्या होता है, तस्य लोप से लोप हो जाता है। तस्य लोप से लोप हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, पट बचेगा, ठीक है। उसके बाद कत्वा, कत्वा शेष बचता है। इसको हम करेंगे, यहाँ पर आदि में क्या है, क यानी कि एक सूत्र हमने पढ़ा था, लशक्वा तद्दिते। इस सूत्र से क्या होता है, ककार की इत संज्ञा हो जाती है। ककार की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोप से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, त्वा शेष बचेगा, ठीक है। त्वा शेष बचने के बाद एक सूत्र और है, आर्ध धातुअश्य इट वलादे, आर्ध धातुअश्य इट वलादे है। आर्ध धातु हो, आर्ध धातु हो
और इट का आगम होगा, लेकिन कब होगा? वल आदि प्रत्यय, वल आदि प्रत्यय, वल प्रत्यय आदि में हो। वलादि का मतलब है, वलादि का मतलब है वल प्रत्यय आदि में हो। क्लियर? वल प्रत्यय आदि में हो। आप नोट डाउन करते चले सारी चीजें, जो जो इसमें सूत्र लगे हैं सारे सूत्र आप नोट डाउन करते चले। वल प्रत्यय के अंतर्गत आता है त, ठीक है, वल प्रत्यय के अंतर्गत त आता है। तो यहाँ पर यह क्या हुआ? तो अब ऐसे कैसा बचा रह गया, लेकिन यहाँ पर हमें किसका आगम करना है? इट का आगम करना है। हमें पता है आर्ध धातु इट वलादि, यानी कि वल प्रत्यय आदि में होगा, आर्ध धातु के साथ इट का आगम होगा। तो इट का आगम हमें कैसे करना है? देखिए, जैसे ट की इत संज्ञा हो जाएगी, ट की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? फिर ई बचेगा। क्लियर? ई बचेगा। तो हमने क्या कहा था? आप वापस से यहाँ पर आइए। तित, तित में टकार की इत संज्ञा हमने बोली थी, यहाँ पर टकार की इत संज्ञा हो गई, ठीक है। और टित कहाँ पर लगेगा? आदि में लगेगा। अब हम इसको टित को आदि में ही लगाएंगे। कैसे? जैसे पट धन कत्वा था, इसको हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो सिद्ध करने के बाद हमारे पास बचता क्या है? पट धन ई धन त्वा, ये हमारे पास बचता है। तो हमें ई को कहाँ लगाना है? आदि में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? पठित्वा। इस प्रकार से यह शब्द हमारा सिद्ध होता है। क्लियर? ये समझ आ गया होगा आपको। ये है टित का उदाहरण। जैसे आप हसित्वा ले लें, हसित्वा को सिद्ध करें, चलित्वा को सिद्ध करें, इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हैं। तो ये इन सूत्रों के माध्यम से ही आपके होंगे। उसके बाद बारी आती है हमारी कित आगम की। कित आगम जो कि कहाँ लगेगा? अंत में लगेगा। अब कित को हम किस सूत्र से सिद्ध करेंगे? ननो कुक टुक शरी। इसके बारे में भी हमने जाना था कि नकार को कुक आगम होगा और नकार को टुक आगम होगा, लेकिन कब होगा? शर प्रत्यय परे होने पर। हम एक शब्द लेंगे जो आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में है, प्रांग षष्ठ है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा नकार को कुक आगम होगा, नकार को कुक आगम होगा, नकार को क्या होगा? कुक आगम होगा, कुक आगम यहाँ पर होगा। लेकिन शर्त इन्होंने क्या रखी है कि शर प्रत्याहार परे होने पर। तो यहाँ पर शर प्रत्याहार भी है। शर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श और स, ये वाले वर्ण आते हैं। तो ये वाला हमारा शर प्रत्याहार भी है परे। कुक यहाँ पर आगम होगा क्योंकि यहाँ पर ना है। हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, ककार की इत संज्ञा हो गई और तस्य लोप से क्या हो गया? लोप हो गया। तो कुकार हट गया हमारा, बचा हमारे पास क्या? कु। फिर हमारा वही सूत्र आएगा उपदेशे अच अनुनासिक। उपदेशे अच अनुनासिक में ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी और इत संज्ञा से तस्य लोप से क्या हो गया? यहाँ पर लोप हो गया। हमारे पास क्या बचा? क बचा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा? क आएगा। इसको हम सिद्ध करें तो प्रांग षष्ठ है, प्रांगक षष्ठ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नकार को कुक आगम, नकार को कुक आगम हो गया। अब दूसरा क्या है? नकार को टुक आगम होगा। नकार को टुक आगम कब होगा?
अब हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा सुगण षष्ठ, ठीक है। यहाँ पर नकार को टुकागम होना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे इसको सेम। यहाँ पर न है, टुक आगम आना है, ककार की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो गया, टू बचा, ऊ के उपदेशे अच अनुनासिक से इत संज्ञा हो गई, लोप हो गया। हमारे पास बचा क्या, ट। हमें पता है यहाँ पर श जो है शत प्रत्यय हर के अंतर्गत आता है, तो श से आदि में होगा ये क्या, ट, और नकार की होनी है यहाँ पर टुक संज्ञा। तो यहाँ पर हमारा सिद्ध होगा सुगणट षष्ठ है, इस प्रकार से। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमें यह स्पष्ट हो जाता है आद्यंतो टकितो। इस प्रकार से आप अपने नोट्स बनाते चलें और रिवीजन आप अपनी जारी रखें। धन्यवाद।